वीडियो देख रहे सभी साथियों को मेरी तरफ से सत श्री अकाल। मैं दया सिंह, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट के कुछ नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में। ऑलरेडी हमने पहले 3 न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए हैं। आज 4th न्यूमेरिकल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट। Problem number 4, a solid steel shaft 50 mm diameter and 500 mm long transmit 50 kilowatt at 200 rpm. Calculate the maximum shear stress induced, angle of twist in degrees, shear stress at the radius of 15 mm. The value of G is given as 8 × 10⁴ Newton per square mm. तो इस क्वेश्चन में वो बता रहा है कि हमारे पास कोई स्टील की सॉलिड शाफ्ट है जिसका हमें डायमीटर दिया हुआ है दैट इज़ 50 mm और उसकी लेंथ भी गिवन है हमारे पास दैट इज़ 500 mm और साथ में वो बता रहा है कि जो पावर ट्रांसमिट कर रही है ये दैट इज़ 50 किलोवाट। उसको मैंने वॉट्स में कन्वर्ट कर दिया किलोवाट से, तो यहाँ पे मैंने 50 × 10⁻³ वॉट्स में कन्वर्ट कर लिया। आरपीएम ऑलरेडी मुझे दिए हुए हैं, जी की वैल्यू दी हुई है। तो नेक्स्ट है कि हमें इसमें कैलकुलेशंस कुछ इस तरह से करनी है कि हमें कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस होगा इस सिस्टम के अंदर। सबसे पहले देखिए, तो इस तरह का क्वेश्चन जब हमें करना है तो यहाँ पे हमें स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और हमें पता है कि जब भी हमें स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड शाफ्ट या हॉलो शाफ्ट कैलकुलेट करनी होती है तो कुछ स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस रिलेशन से दिया होता है। T = π/16 टाउ इंटू dq, ये है फॉर्मूला फॉर द सॉलिड शाफ्ट और हमें क्वेश्चन के अंदर भी सॉलिड शाफ्ट ही दी गई है। अगर यहाँ पे हॉलो शाफ्ट होता तो इसी के साथ एक और फैक्टर जुड़ जाता 1 - k⁴ ब्रैकेट के अंदर, मगर यहाँ पे सॉलिड शाफ्ट है तो यहाँ पे मैं एज इट इज़ सेम फॉर्मूला ही यूज़ करूँगा। तो यहाँ से मैं इजीली टाउ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। बट अगर देखें तो यहाँ पे मेरे पास π/16 कांस्टेंट है, टाउ मुझे कैलकुलेट करना है, डी मुझे गिवन है, बट ऑल्सो मुझे यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू पता नहीं है कि ट्विस्टिंग मोमेंट कितना है, यहाँ पे टॉर्क कितना है। तो टॉर्क भी कैलकुलेट करेंगे और क्वेश्चन में हमने देखा कि यहाँ पे पावर की वैल्यू दी हुई है, आरपीएम दिए गए हैं, तो मैं पावर वाला फॉर्मूला पहले यूज़ करके वहाँ से अब टी की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। जो मेरे पास टॉर्क की वैल्यू आएगी उसे मैं सेम फॉर्मूला में पुट करके यहाँ से टाउ की वैल्यू ईजिली कैलकुलेट कर लूँगा। तो पावर का फॉर्मूला P = 2π/NT/60। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर मैंने यहाँ पे T को ना मैक्सिमम लिखा है ना मीन लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मुझे मैक्सिमम या मिनिमम की कोई भी कंडीशन किसी तरह से नहीं दी गई। इसलिए मैं यहाँ पे T सिर्फ अकेला ही लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं T की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, 60 ऊपर चला गया, 60p 2πn नीचे आ गया। सारी की सारी वैल्यूज़ मेरे पास हैं। 60 इंटू पावर मैंने पुट कर दी, 2πn आरपीएम मैंने पुट कर दिए। कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास वैल्यू आ गई इन न्यूटन मीटर्स। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि इस फॉर्मूला से जो मेरे पास T की वैल्यू आएगी वो न्यूटन मीटर्स में ही आएगी, mm में नहीं आएगी, क्योंकि इनपुट हमने न्यूटन मीटर्स में ही दिया है, वॉट में दिया है। एंड 1 watt इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर, ये चीज़ है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इजीली कि जो इनपुट था वो मेरा पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमने देखा कि वॉट की जो वैल्यू है न्यूटन मीटर पर सेकंड के अंदर है। तो यहाँ पे इनपुट जब हम मीटर्स में दे रहे हैं तो आउटपुट हमें mm में कैसे मिलेगी। तो फर्दर स्टेप के अंदर हमने यहाँ पे न्यूटन मीटर को कन्वर्ट कर लिया न्यूटन mm के अंदर। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी की पूरी टर्म को 10⁻³ के साथ। तो ये जो आंसर आ गया मेरे पास, अब T की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। इसी T की वैल्यू को अब मैं इस रिलेशन के अंदर पुट करूँगा तो यहाँ से इजीली मैं टाउ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसी को मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया यहाँ पे। फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 टाउ इज इक्वल्स टू 16 × T/πdq। तो जब यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज़ पुट ऑन करूँगा तो मेरे पास टाउ की वैल्यू आ गई 97.27 न्यूटन पर स्क्वायर mm। तो यहाँ पे मैंने एक आंसर निकाल लिया। तो सेकंड स्टेप में ये और पूछ रहा है, कहता एंगल ऑफ ट्विस्ट इन डिग्रीज। एंगल ऑफ ट्विस्ट भी मुझे कैलकुलेट करके बताना है कि कितना आएगा। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालने के लिए अगेन मुझे इस रिलेशन पे जाना पड़ेगा, T/IP = gθ/L फ्रॉम द टॉर्शन इक्वेशन। और IP मुझे पता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज इक्वल्स टू π/32 × d⁴। तो यहाँ पे मैंने थीटा की वैल्यू निकाल ली, थीटा = T × L/G × IP।
तो सभी की सभी मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करूँगा। तो यहाँ से जो कुछ कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास जो आंसर आया थीटा इज इक्वल्स टू 0.0243 इन रेडियंस। और रेडियंस को हमें पता है कि जब डिग्रीज के अंदर कन्वर्ट करना होता है तो 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मैंने इसी आंसर को 180/π से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा जो आंसर आ गया दैट इज इक्वल्स टू 1.4 डिग्रीज। तो यहाँ पे मैंने सेकंड जो स्टेप था उसका भी आंसर ले लिया है, दैट इज थीटा मैंने कैलकुलेट कर लिया इन डिग्रीज। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है दैट इज शियर स्ट्रेस एट द रेडियस ऑफ 15 mm। 15 mm की रेडियस के ऊपर हमें स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। उसके लिए पहले हम यहाँ से एक बार टॉर्शन इक्वेशन से समझ लें कि इस रिलेशन को एस्टैब्लिश किस तरह से किया है या करना है। टॉर्शन इक्वेशन के अंदर हमने पढ़ा T/IP इज इक्वल्स टू τ/r इज इक्वल्स टू g⁻L इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये पूरी की पूरी टर्म कॉन्स्टेंट के इक्वल होती है। अगर मैं यहाँ से सिर्फ इस टर्म को ले लूँ दैट इज τ/r इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे मुझे पता है कि कुछ कांस्टेंट टर्म के इक्वल जब ये है, मैंने कुछ कांस्टेंट टर्म k ले ली यहाँ से, और मुझे पता है कि जब मुझे इसको कांस्टेंट टर्म को हटाना है, अगर मैं इसको प्रोपोर्शनैलिटी के अंदर लेके आऊँ तो यहाँ पे मुझे इक्वल टू और k दोनों की जगह पे मुझे प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरे पास आ गया टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, कि जैसे जैसे किसी शाफ्ट के अंदर मेरा 0 से लेके मैक्सिमम तक रेडियस इंक्रीज होगा, वैसे वैसे मेरी स्ट्रेस की वैल्यू उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट होगी, वैसे वैसे मेरी स्ट्रेस की वैल्यू 0 से लेके मैक्सिमम तक इंक्रीज करेगी। दोनों की दोनों वैल्यूज एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हैं। सो इसी तरह से हमें जो कैलकुलेशन करनी है उसके अंदर हमने क्या किया, R1 एक रेडियस ले लिया, जिस रेडियस के ऊपर हमें अब स्ट्रेस कैलकुलेट करके दिखाना है। Let R1 is the new radius of the shaft which is 15 mm at which we have to calculate the value of the stress, that is τ1। तो यहाँ पे मैंने टाउ की वैल्यू भी अब τ1 ले ली और रेडियस की वैल्यू मैंने R1 ले ली। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली तो जो मेरे पास अब ये नया रिलेशन बनेगा वो भी किस तरह से होगा, सेम रहेगा। दैट इज R1 रेडियस के ऊपर जो रिलेशन है मेरा स्ट्रेस और रेडियस का, दैट इज अगेन τ1/R1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। तो इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से मेरे पास आ गया कि τ1/R1 इज इक्वल्स टू τ/R। तो यहाँ से मेरे पास कुछ 4 वैल्यूज़ हैं, तो इन 4 वैल्यूज़ की हेल्प से मैं इजीली कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास जो τ/R है, ये मेरे पास प्रीवियस कंडीशंस हैं कि जो मैक्सिमम मेरे पास रेडियस है उसके ऊपर जो ऑलरेडी मुझे स्ट्रेस गिवन है उसके ऊपर जो नया रेडियस है और नया स्ट्रेस मुझे कैलकुलेट करना है, इनको मैंने एक रिलेशन में सेटअप कर लिया। तो यहाँ से मैं इजीली आगे कैलकुलेशन कर सकता हूँ। तो τ1 एट द रेडियस R1 इज इक्वल्स टू 15 mm यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना है। तो इसको मैं इस टर्म को ऊपर ले गया तो ये रिलेशन मेरे पास कुछ इस तरह से बन गया τ/R इंटू R1। तो यहाँ से जस्ट मुझे क्या करना है कि वैल्यूज ही पुट करनी है, वैल्यू पुट करके सिर्फ आंसर निकालना है। τ1 इज इक्वल्स टू स्ट्रेस की वैल्यू ऑलरेडी मुझे गिवन है, रेडियस पहले मेरे पास डायमीटर 50 था तो उसका रेडियस मेरे पास 25 हो जाएगा। रेडियस अब मुझे 15 के ऊपर कैलकुलेशन करनी है, तो मेरे पास वैल्यूज़ हैं, मैंने इनको पुट किया, कैलकुलेट किया और मेरे पास आंसर आ गया दैट इज़ 58.36। और फाइनल आंसर इज यही मेरा आ गया कि जो मुझे τ1 निकालनी थी एट द रेडियस 15 mm दैट इज इक्वल्स टू 58.36 न्यूटन पर स्क्वायर mm। सो होपफुली आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आया होगा सारा। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।